महान लोग की पिक्चर भी विशेष आती है, देखो कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है ना, महान लोग कैसे बैठे भारती। हाँ जी, सुशील रहे पार्ट 4, पार्ट 6। मेरी पिक खूबसूरत आती है कहाँ पे? हेलो में तो वैसे हर लोग एक ही बार जन्म लेते हैं, अलग अलग रोल में आते हैं। फोटो तो जी सबकी सुंदर होती है, शादी वाले में तो सुंदर बनाया जाता है। चलो हर्षित तो करेंगे। शिक्षा के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। यस, ऑल इज वेल। भारत में चार्ल्स वुड, हंटर कमीशन, रैले कमीशन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लिटन रिपन, कर्जन, हेस्टिंग्स। गुड। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स और डलहौज। इस वन लाइनर क्वेश्चन में जानबूझ के देता हूं, कम से कम ये बेसिक फैक्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए। सुपर सिंपल क्वेश्चन है, सुपर सिंपल क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए। इसमें भी देख रहा हूँ कि 40% के क्लियर ये भी नहीं है। ये तो रट ही डालो, क्योंकि हम भारी भरकम प्रश्नों के चक्कर में क्या करते हैं, साधारण प्रश्नों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? महात्मा गांधी, सियार दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अभी ये कल ही पढ़ाया था मैंने, इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट के एडिटर थे। क्रांतिकाली काल के निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से अंग्रेजों की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त सभी। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। अब इसमें तो 100 में 100 आना चाहिए। दिस इज वेरी पॉपुलर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, अश्विन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष।
हेलो वीरेंद्र। संदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सी वी रमन पिल्ले, सी एन मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्ले, सी आर रेड्डी। हेलो किरण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। हेलो सुहानी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हेलो शशि। तो चलिए, ये सुपर सिंपल क्वेश्चन थे शुरुआत में, बिल्कुल फैक्चुअल। अब हम शुरू करते हैं आज के विषय वस्तु को। स्थानीय स्वशासन का विकास भारत। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? जो समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जो आम जनमानस है, उनको सत्ता में भागीदार बनाया जाए और शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। आम आदमी को भागीदार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आम आदमी ही अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं, उनको सुलझाने के लिए उनके पास अपने यूनिक आइडियाज होते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमाण मिलता है मौर्य काल से ही। चोल वंश तक आते आते स्थानीय स्वशासन अपने चरम पर पहुंच गया, पीक पर। मध्यकाल में भी था। उत्तर मेरूर के अभिलेख हमें बताते हैं कि स्थानीय स्वशासन कितना संपन्न था। बाहर से अंग्रेज आए, उन्हें ये लगा कि वो चलो शोषण का जहां तक पक्ष है उसके साथ वो न्याय कर सकते हैं, चलो अनमोल क्रांतिवीर, करणवीर। लेकिन जहां तक लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है, उस पक्ष से ये न्याय नहीं कर सकते। तो इन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू किया स्थानीय स्वशासन। किसके घर की नाली जाम है, किसके यहाँ सड़क नहीं गई है, किसके यहाँ पानी की समस्या है, किसके यहाँ चारागाह की समस्या है। अब ये गवर्नर जनरल को क्या पता है कि चारागाह नहीं इनके गाय को खिलाने के लिए? ये तो गांव के उस आदमी को पता है ना जिसके घर में गाय है। किसके गली से सड़क नहीं जाती है, किसके घर के सामने से, ये तो उस व्यक्ति को पता है ना जो गांव में रह रहा है। किसके यहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ बाढ़ आ गई। रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक। तो ये चीज डिमांड ऑफ द आर भी था, समय की मांग भी थी, और अंग्रेजों ने इस चीज को प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को पता चला कि भारत में इस चीज की आदत है लोगों को, ग्राम पंचायतों की, निगमों की। यहाँ पर व्यापारिक निगम रहे हैं, व्यापारिक श्रेणियां रही हैं। तो पहली बार, चलो शालिनी, प्रेसिडेंसी नगरों में, ये लॉर्ड रिपन है, ये स्थानीय स्वशासन के जनक हैं भारत में। पहली बार प्रेसिडेंसी नगरों में स्थानीय स्वशासन को स्थान दिया गया। और सबसे पहले इन 3 प्रेसिडेंसी नगरों में मद्रास में लोकल गवर्नेंस अस्तित्व में आया। मद्रास 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परमिशन दी कि वहां पर नगर निगम बनाया जाए। ये सबसे पहला प्रयास था। 1726 में पहली बार मेयर, जो महापौर होता है उसको मेयर कहते थे, मेयर को अधिकार दिया गया कि वो न्यायिक निर्णय ले सकता है, यानी मेयर के न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद फिर मेयर के न्यायालय बंबई में भी स्थापित किए गए।
कलकत्ता में भी स्थापित किए गए। मैं क्रमशः बता रहा हूँ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। 1840 में, चलो नायरा हिमांचल, क्यों उतना लेट लेट से आते हो तुम लोग। 1840 से लेकर के 1853 तक जो टैक्स पेयर थे उन नगरों के, इनको अधिकार दिया गया कि ये नगर निगम के सदस्यों को चुन सकते थे, जो टैक्स देते हैं सिर्फ पे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके अगर रिसर्च की जाए तो प्रेजेंट में तो प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में बहुत इजी रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा इजी, लेकिन ये है कि ये पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट है और आपके हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है, तो इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको भ्रमण करना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, वहां की समस्याओं, फील्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारे लिए ठीक। प्रेसिडेंसी नगर के बाहर अभी नागरिक संस्थाओं की शुरुआत नहीं हुई। प्रेसिडेंसी नगर के बाहर आउटर में नागरिक संस्थाओं का आरंभ होता है 1842 में। बंगाल में एक विशेष प्रकार का अधिनियम बनाया गया जिसे कहते हैं बंगाल एक्ट, इससे शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था कि न सिर्फ नागरिक संस्थाएं बनाना बल्कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एमिनिटीज, इनको भी देखभाल करना, ऐसा उद्देश्य बनाया गया। तो 1882 में ये शुरू होता है प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में, और यही विकसित होकर के 1850 ईस्वी में सारे ब्रिटिश प्रदेशों में लागू कर दिया जाता है। टैक्स पेयर वाला तीनों प्रेसिडेंसी में था, जी हाँ। ये लागू तो कर दिया जाता है, लेकिन इसको मान्यता दी जाती है 1864 में, इसको अप्रूव कर दिया जाता है लोकल गवर्नेंस। इसके बाद 1870 में एक और कार्य होता है, लॉर्ड मेयो, मेयो का नाम सुने होगा, जिसने मेयो कॉलेज बनवाया था। मेयो ने पंचायतों को, गांव के पंचायतों को और नगर पंचायतों को भी कार्य करने में और वित्त में, यानी पैसे लेने में स्वायत्त कर दिया, ऑटोनोमस कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, वित्तीय कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। ये घटना है 1870। लेकिन इससे भी बड़ा काम हुआ, यह मिस्टर मेयो। इन्होंने वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन इनकी फोटो से लग रहा है कि इन्हीं का वित्त लेकर के भाग गया कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे भी व्यापक कार्य किया, इससे भी बड़ा काम किया गया 1882 में वायसराय के स्तर पे। 1882 में वायसराय थे रिपन। इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और पूरे देश में हर स्तर पे, चाहे वो तहसील के स्तर पे हो, परगने के स्तर पे हो, तालुका, जिला, सभी स्तर पर इन्होंने प्रस्ताव दिया कि बोर्ड की स्थापना करो स्थानीय स्वशासन के लिए। रिपन के इस प्रस्ताव को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नेंस। क्योंकि केंद्रीय स्तर पर पहली बार ये रिपन है। अब स्थानीय स्वशासन चलने लगा, लेकिन अब ये जांच का विषय था कि ये काम कैसा कर रहा है। तो इसकी जांच के लिए, स्थानीय स्वशासन की जांच करने के लिए
इनकी संस्थाओं की स्थिति कैसी है? 1907 में एक अंग्रेज है, उनका नाम है हाब हाउस। इनकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया। इसका एक और नाम है राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग। हेलो प्रीति, सचिन। 1907 में गठन किया गया। इन्होंने 1909 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कहा कि अभी और भी पैसा डालने की जरूरत है और इनके अभी और भी विकास की जरूरत है, गवर्नमेंट को इस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद 1915 में एक और आयोग गठित किया गया, हार्डिंग के टाइम का, लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने भी वही बात की कि विकास की जरूरत है, अभी ध्यान देने की जरूरत है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत क्लियर प्रावधान किया गया स्थानीय स्वशासन के बारे में कि कैसे इसका विकास होगा। और 1919 में एक नई शासन प्रणाली, सभी को जानते हैं किस तरह की शासन प्रणाली की स्थापना हुई। द्वैत। ये द्वैत शासन प्रणाली किसकी देन थी? इसकी संकल्पना किसने दी थी? वेरी गुड, सुहानी ने बताया, कार्टियस। 1919 के इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। दो प्रकार के विषय थे ना, इसको रखा गया हस्तांतरित विषय। ये मेरे पीछे जो है, ये है कार्टियस। इन्होंने इसको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत किया। इसके बाद ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल। 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब, इन सभी जगहों में स्थानीय स्वशासन को विकसित करने के लिए 1920 में कानून बनाया गया। अब पंचायती राज कानून के अंतर्गत आ गया। और आगे चल करके हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इसको पूरी तरह से स्टेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अभी भी लोकल गवर्नेंस मोस्टली स्टेट लिस्ट में शामिल है। तो ये मोटा मोटी डेवलपमेंट ऑफ द लोकल गवर्नेंस इन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू टिल 1935। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये एक ओवरव्यू था, बर्ड्स आई व्यू था। अब हम बात करेंगे एक एक अधिनियमों या एक एक व्यक्तित्वों के परिप्रेक्ष्य में कि कैसे स्थानीय स्वशासन का डेवलपमेंट हुआ। अब आपको इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी तफसील से आपको समझाया है। इसके बाहर से नहीं आएगा, मॉडर्न इंडिया में आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। और ये सारा रिटर्न में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैंने बताया ना, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। यहाँ मैप में दिखाया ना मैंने, 1920 में कानून बनाया गया इन इन स्टेट्स के लिए। बम्बई में मैंने कहा बताया, मुंबई में नहीं बनाया गया। अब अधिनियमों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन कैसे काम किया?
देखो, द्वैध शासन जो आप डुअल डायरकी की बात करते हो ना, आपने बहुत पहले सुना होगा कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया कार्नवालिस उसके टाइम में। वो सुसाइड कर ली क्लाइव क्लाइव के टाइम में। तो क्लाइव के टाइम का जो द्वैध शासन है वो अलग है। क्लाइव के टाइम में द्वैध शासन का मतलब होता था कि कार्य करें नवाब और धन वसूलें अंग्रेज। 1919 से जो द्वैध शासन लागू होता है, 1919 के द्वैध शासन का मतलब अलग है। 1919 में हम देखते हैं कि दो अथॉरिटीज हैं, एक राज्य और एक केंद्र, और इनके पास प्रभुसत्ता का बंटवारा है। कुछ विषय राज्य को दे दिए गए, कुछ विषय केंद्र को दे दिए गए। जो विषय केंद्र को दे दिए गए इसे कहा गया रिजर्व्ड, जो विषय राज्य को दे दिए गए इसे कहा गया ट्रांसफरेबल। कुछ विषय पे राज्य को निर्णय लेना है, कुछ विषय पे केंद्र को निर्णय लेना है। तो ये जो शक्ति का बंटवारा है, इसको यहाँ पे कहा जा रहा है द्वैध शासन। इन दोनों में द्वैध शासन अलग अलग है। Yes, local governance and panchayat system was very well established in ancient India. Even in Empire of Chola, even in Maurya age, and later Maurya, Gupta, later Gupta, the entire stream of history witnessed a very robust institution of the local governance. Actually, it was not at the level of village only. It was also at the level of trade and commerce. And in the firmament of trade and commerce, it was called Sredi Dharma, Sartva, guild, trade guild. You have heard about it. But at the level of village, it was called local government, Panchayat, Gram Panchayat, Sthani Shashan. There were different names for South India and North India. In Arthashastra, it is very well defined. In different ancient texts, it is very well defined.